हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से जीके के लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं बता दूँ आपको कि यदि आप वीडियो को प्ले कर दिए हैं ना तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं यहाँ पे ना विथ एक्स्ट्रा फैक्ट उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जी हाँ, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किसे प्रकाश का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है दीपावली, क्रिसमस, होली या ईद उल फितर। तो आपको बता दें कि दीपावली जो है दीपों का पर्व के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रकाश के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या ये सभी। तो मैं आपको बता दूँ कि कुंभ का जो मेला लगता है ना वो हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और एक जगह है उसका नाम आप याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद। देखिए ध्यान से, इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगता है। तो ये 4 शहरों का नाम आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये चारों शहरों का नाम आप याद कीजिएगा जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। बता दो आपको कुंभ का मेला ना लगभग 12 वर्षों पे एक बार लगता है। देखिए ये डेट याद रखिएगा, 12 साल के बाद एक बार लगता है और अर्धकुंभ कहेगा तो 6 वर्षों बाद एक बार लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है यहाँ पे। जी अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान से, ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। तो आप इसका आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर यहाँ पे मंगल हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, मंगल जो है ना लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड के कारण। क्या है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। जी हाँ, तो इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लीजिए। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध को बताइएगा। कहेगा कि भोर का तारा सांझ का तारा कौन सा है तो शुक्र को बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रह का नाम पूछेगा तो किसे कहिएगा, बृहस्पति को बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो चौथा प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। देखिए से खगोलीय पिंड का बताना है जो सौरमंडल में है। तो आपको बता दो देखिए सूर्य भी सौरमंडल में है, उल्का भी है, क्षुद्र ग्रह भी है। तो इस प्रकार से इसमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी तो पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। देखिए सबसे निकटतम तारा का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है कि सेंटारस, सूर्य, मंगल या शनि। तो मैं बता दूं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक इसमें से क्या है तो सूर्य है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो छठवां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूर वाले ग्रह का नाम बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है अरुण, शुक्र, बृहस्पति या फिर वरुण। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे वरुण हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान से, नीला ग्रह के नाम से बताना है कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल। तो मैं बता दूं कि नीला ग्रह के नाम से हम लोग पृथ्वी को जानते हैं। और ये क्यों जानते हैं तो देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर लगभग 75% भाग पे क्या है, पानी है, जिसके कारण से इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दिया है यहाँ पे क्या चीज़। तो 8वां प्रश्न पूछा आपसे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताना है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना उस ग्रह का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए आपका ये ए हो जाएगा, गैनीमेड। आपको बता दें गैनीमेड जो है ना ये बृहस्पति का एक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है ना उसी का यह एक उपग्रह है और यही सबसे बड़ा उपग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ देखिए आपको बता दूँ टाइटन जो दिख रहा है ना, ये टाइटन जो है ना ये शनि का एक उपग्रह है। शनि ग्रह का एक उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और यहाँ पे डिमोस जो दिख रहा है, डिमोस, फोबोस और डिमोस, ये दोनों ना मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। जी अब देखिए 9वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया मंगल, बुध, शुक्र या डी में दिया है बी और सी दोनों। तो आपको बता दूं कि एक भी उपग्रह नहीं जिसके पास है उसमें आपका ये बुध है और शुक्र है। ये 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है बुध, यूरेनस, पृथ्वी या मंगल। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो यहाँ पे बुध हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि
क्रिप्स मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1940 में, 1942 में, 1946 या 1947? तो मैं बता दूं आपको कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो ये आप याद कर सकते हैं यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, 12 नंबर का, कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? देखिए ध्यान से, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको बताना है कि ये कब मनाया गया था। जी देखिए 12वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद या भवन सिंह। तो मैं बता दूं आपको कि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। पहले ये डेट याद कर लीजिएगा आप। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और इसका जो नेतृत्व किए थे ना वो महात्मा गांधी किए थे। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था ये बताना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था ना वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ था। और आपको बता दूं कि इसका जो स्थापना किए थे उनका नाम था सरस्वती सहजानंद। देखिए ध्यान से, सहजानंद याद कर लीजिए, सहजानंद जी हैं इसके संस्थापक। जी देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित है? अवध किसान सभा में जो थे ना उनका नाम था यहाँ पे बाबा रामचंद्र। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो पूछा आपसे। जी तो 16वां प्रश्न आपसे पूछा है ना कि ऑफशोर, देखिए ऑफशोर की स्थिति किस दिन होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। देखिए याद कर लीजिएगा डेट, 4 जुलाई को ऑफशोर की स्थिति होती है। ऑफशोर का मतलब होता है कि सूर्य से पृथ्वी की दिन दूरी बढ़ जाती है। जी हाँ देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो ये रूस की सहायता से भेजा था। देखिए आंसर, तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी 18 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने जो पूछा हुआ है, 18वां प्रश्न यहाँ पे कि निम्न में से, देखिए आंसर, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह आपसे पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि क्या होगा। जी देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? देखिए ध्यान से, भारत का पहला उपग्रह का नाम बताना है। तो आर्यभट्ट। देखिए ध्यान से, आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है वह है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी ना वो 1969 से। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूछा आपसे कि पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो पूना पैक्ट का संबंध जो हुआ था ना वो दलित वर्ग से था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि काकोरी कांड, देखिए काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के नायक जो थे ना उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। जी 30 प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपको बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल। मैं बता दूं काकोरी कांड जो हुआ था ना वो कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा आप लोग। तो 1925 में हुआ। देखिए ध्यान से 1925 में ये कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। जो तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है ना कि टिहरी बांध जो है ना परियोजना वो किस नदी पर है? देखिए ध्यान से, तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भागीरथी पर है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि हीराकुंड बांध। देखिए ध्यान से, पिछले वीडियो में इस प्रश्न करा चुके थे, यहाँ फिर से सेट में आ गया। देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ना वो किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ना महानदी पर स्थित है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। हीरा चूंकि कीमती होता है, महान होता है, इसलिए महानदी पे है, ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने। जी तो 25 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 25 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्या होता है? तो दूध होता है, तो दूध की क्रांति से इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मांस की क्रांति जो है ये किसके नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति के नाम से। ठीक है, गुलाबी क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट तिलहन की खेती जो है ना ये पीली क्रांति, देखिए पीली क्रांति के नाम से जानते हैं इसको, पीली क्रांति। उर्वरक के बारे में पूछेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग भूरी क्रांति। देखिए भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भूरी क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया यहाँ पे 26 नंबर का कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य का नाम बताना है कि सबसे अधिक किसके पास तट रेखा है? तो मैं बता दूं आपको गुजरात के पास है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया आपके सामने। प्रश्न है यहाँ पे कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चूंकि देखिए ध्यान से, लाल हम लोग को टमाटर दिखता है तो यह क्रांति किससे संबंधित होगा? लाल टमाटर से संबंधित होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि रजत क्रांति
रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रजत क्रांति से संबंध है ना अंडे के उत्पादन से। देखिए आंसर, तो इसका आंसर हमारा बी से हो जाएगा। अभी आपको मैं बताया कि मांस के उत्पादन को बोलते हैं गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के भी उत्पादन को गुलाबी क्रांति के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है। तो जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि नेपाल की सीमा में भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? देखिए ध्यान से, नेपाल के साथ भारत के किस किस राज्यों का सीमा लगता है? तो बिहार का लगता है, उत्तराखंड का भी लगता है और उत्तर प्रदेश का भी लगता है। इस प्रकार से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जी देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? असम जो भारत का राज्य है उसकी राजधानी के नाम पूछा है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है उसको बताना है। तो पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव भी है, लेकिन गोवा यहाँ पे ना केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि ये राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है गोवा की? तो वो है पणजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी अब देखिए यहाँ से आप संविधान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हाँ तो पूछा है 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे। देखिए तो पूछ दिया 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में, वर्तमान भारतीय संविधान में टोटल यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ। देखिए ध्यान से, कितने अनुसूचियाँ हैं यहाँ पे? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, 12 अनुसूचियाँ। डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में यहीं पे अभी आपको मैं 12 अनुसूचियों के बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप से बताना चाहूँगा। तो थोड़ा देर वीडियो बने रहिएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ मैं आपको बता दूँ कि प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटकों और राज्यों के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए अब आपको बता दूं मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि दिल्ली को भारतीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। अब आप देख सकते हैं दूसरा अनुसूची जो है यहाँ पे, तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे आपको बताया गया कि भारतीय जो है ना राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल के सभापति इत्यादि का सभी लोगों का यहाँ पे आपको पद जो होता है ना उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। देखिए ध्यान से, उनके वेतन और पेंशन भत्ते के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरा अनुसूची आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों और मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण, देखिए ध्यान से, उनको शपथ के बारे में बताया गया। देखिए ध्यान से, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उन सभी के यहाँ पे शपथों के बारे में बताया गया तृतीय अनुसूची में। आप चौथी अनुसूची यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ना राज्यों और संघों के क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। देखिए राज्य में और संघीय क्षेत्रों में ना राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होंगे इसका विवरण हमें चौथी अनुसूची से पता चलता है। पांचवी अनुसूची में देखिए क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। मतलब पांचवा जो है ना वो अनुसूचित क्षेत्र हो गया और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अब छठा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपके पास छठा यहाँ पे दिया गया है अनुसूची, इसमें बताया गया है कि स्पेशल अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। देखिए छठी अनुसूची जो है उसमें भारत के 4 राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची देखिए ध्यान से, तो 7वीं अनुसूची जो है ना ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताता है 7वीं अनुसूची। और आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे 3 गो अनुसूची आती है। उन तीनों सूची का नाम है एगो संघ सूची, एगो राज्य सूची, एगो समवर्ती सूची। मैं आपको बता दूं कि संघ सूची जो यहाँ पे है इसमें ये होता है कि इसके विषय जो होता है ना, इसके विषय उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ वाले पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। और देखिए ध्यान से, संघ सूची में अभी विषयों की संख्या पहले थी 97 वर्तमान समय में इसमें 100 हो गया है विषय की संख्या। अगला देखिए यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद से देखिए आपसे यहाँ पे दिया है कि राज्य सूची। देखिए ध्यान से, राज्य सूची के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकती हैं जी। देखिए राज्य सूची के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि इसके विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाता है। देखिए ध्यान से, संघ सूची पे केंद्र सरकार बनाता था और यहाँ पे राज्य सूची है तो चूंकि राज्य सरकार कानून बना रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि यदि विषय है राष्ट्रीय हित से संबंधित होगा तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है इसके ऊपर। देखिए अगर वो जो विषय होगा उस राष्ट्रीय हित के लिए होगा तो इसके भी राज्य सूची के भी विषय पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत 66 विषय हैं। देखिए ध्यान से, और वर्तमान समय में ये 61 हो गया है।
पहले इसमें 66 विषय था और वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय हो गया है। लास्ट यहाँ पे समवर्ती सूची देखिए ध्यान से, तो समवर्ती सूची में जो है ना इसके विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विषय के समानता होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून। आप देखिए समवर्ती सूची में कुल जो है 47 विषयों को पहले रखा गया था, अब ये बढ़ाकर वर्तमान समय 52 विषय इसके अंतर्गत कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि समवर्ती सूची जो है ना वो उसका प्रावधान जो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए नहीं है। देखिए ध्यान से, तब से पूछता है कि समवर्ती सूची निम्न में से किस राज्यों के लिए नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। अब इसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में आपको बता दूँ, तो 8वीं अनुसूची जो है ना इसमें भारत के 22 भाषाओं का हमें उल्लेख मिलता है। मैं आपको बता दूँ इसमें कि मूल रूप से इसमें केवल पहले 8 ही अनुसूचियाँ होती थी और 14 भाषाएँ थी। देखिए ध्यान से, 8 अनुसूचियाँ थी और 14 भाषाएँ थी। मैं आपको बता दूं कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखिए ध्यान से, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मैं आपको बता दूं कि इसको आप ट्रिक बना सकते हैं नमक, न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। ये भारतीय संविधान की 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पे कि 92वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पे 2003 में हुआ था, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में मैथिली भाषा को जोड़ा गया। देखिए ध्यान से, मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो देखिए इस प्रकार से कुल भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो आपके सामने यहाँ पे 9वीं अनुसूची है। देखिए ध्यान से, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे आपको बताया गया है कि संविधान के प्रथम संविधान संशोधन, देखिए ध्यान से, भारत के प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसी के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो है ना वर्तमान समय में कुल अधिनियम जो है ना वो 284 है। ये याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आपको बता दूँ मैं यहाँ पे, तो आपको 10वां अनुसूची पढ़ना है। देखिए 10वीं अनुसूची में है ना कि भारतीय संविधान के 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत ना दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 10वीं अनुसूची के। बता दें कि इसकी किस संशोधन में इसको जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। देखिए 11वीं अनुसूची जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ना कि इस अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके माध्यम से 1993 में भारत में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और इसमें पंचायती राज, देखिए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में बताया गया है और 11वीं अनुसूची में कुल विषय जो है ना 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। देखिए आखिरी अनुसूची आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, 12वीं अनुसूची। इसमें यह हुआ कि 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को और इसमें जो है ना शहरी और क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासनों को कार्य करने के लिए 18 विषयों को दिया गया है। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में यहाँ पे कुल वर्तमान समय 12 अनुसूचियाँ है और 12 अनुसूचियों के बारे में हमने विस्तार से यहाँ पढ़ लिया है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे। ये तो 33वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था ना वो वर्ष 1946 में हुआ था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। जी तो 34 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी ना वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि ऑप्शन ए और ए में दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि जी हाँ, तो देखिए 35वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष। देखिए यहाँ से संविधान सभा के अस्थायी सदस्य का नाम पूछा हुआ है। तो अस्थायी सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से 37 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ना वो यहाँ पे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची जो है ना उसके अंतर्गत हमें 3 अनुसूचियों के बारे में जानकारी मिलता है। वो 3 अनुसूचियाँ कौन है, अभी मैंने इसके बारे में व्याख्या किया था, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके पास यहाँ पे पूछा है, अभी मैंने इसके ऊपर आपसे चर्चा कर दिया था। देखिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो संविधान की जिस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है वो कौन सी अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 40वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है ना, वो यहाँ पे नगर पालिका से संबंधित है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं आप अगला प्रश्न देखिए। तो अभी मैंने यहाँ पर अनुसूचियाँ कराया, उसमें सारा एक प्रश्न हो चुका था, लेकिन यह प्रश्न आप सेट कर लीजिए। इस देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णन मिलता है इसका। तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है ना, वो यहाँ पे 10वीं अनुसूची में मिलता है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसका जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से ही हो जाएगा जी। आप 33वां प्रश्न आप देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा हुआ है कि 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 43वां कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो प्रेरणा लिया गया है ना, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे 44 नंबर का पूछा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, वो लिए गए हैं यहाँ पे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। तो मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा जी। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई। भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है वो आर्टिकल बता दें आपको पहले कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर उल्लेख मिलता है, और ये जो है किस देश से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा पूछा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश से लिया गया है। तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो है ना, यहाँ पे आपको फ्रांस से लिया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना, यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो विधि द्वारा प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जापान से लिया गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे। हाँ, तो 51 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा जी। तो 52 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग को नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत हमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल आपको 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। मैं यहाँ पे आपको भाग से भारतीय संविधान के भाग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप सारे प्रश्न यहाँ से पकड़ सकते हैं जी। तो यहाँ देख सकते हैं आपके भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे भाग 1 जो है ना, संघ एवं राज्य, देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख मिलता है। देखिए जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दूसरा देख सकते हैं भाग 2 जो है ना, नागरिकता का उल्लेख देता है, इसमें हमें आर्टिकल 5 से 11 तक का उल्लेख मिलता है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे जो भाग है उस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसका उल्लेख जो है ना मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का प्रावधान किया गया है। चौथा भाग जो है ना यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व के लिए है, और इसके बारे में भारतीय संविधान में भाग 36 से 51 के बारे में जानकारी मिलता है। 36 से 51 के बीच में हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलता है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, और इसका उल्लेख जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हमें जानकारी मिलता है। 5वां यहाँ पे भाग जो है ना उसमें संघ के बारे में पता चलता है, और 52 से लेकर 1 से 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। देखिए 6ठा भाग में राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, और इसमें जो है ना 152 से लेकर 237 के बारे में हमें यहाँ उल्लेख मिलता है जी। देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता। देखिए आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी। तो 54वां प्रश्न आप देखिए आपसे यहाँ पे पूछ दिया है, अभी भाग आपको हम बता रहे थे उसी से प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। देखिए ध्यान से, तो मौलिक अधिकार के बारे में पूछा, अभी मैंने इसका पिछला वीडियो में यहाँ पे सॉल्व कराया था। भाग 3 में यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी मिलता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान से, तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है ना मौलिक अधिकार को कहा जाता है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा जी। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये पहले 7 थी, इसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब यहाँ पे केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि भारतीय संविधान के वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछा है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आंसर हमारा पे डी सही हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। जी अब देखिए, अब 59 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करता है। तो आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। जी तो आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। देखिए, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया, तो भारत में जो है ना वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया, तो कभी नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। जी तो मैं बता